हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी स्टूडेंट को 7 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर देना है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है और ये एक डिमांडेबल वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप केमिस्ट्री के जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं 5-5 नंबर वाले, उनको आप बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के ऐसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को आंसर के साथ बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 7 मार्च को पेपर देना है तो इस वीडियो को देखकर जाइएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा, वो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब कई बार पूछे जा चुके हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन है ये भी मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा देखिए ये है, निम्नलिखित को समझाइए। ऐसे आता है, फर्स्ट है अल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है। सेकंड है पावर अल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। और थर्ड है फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, बताइए। और थर्ड क्वेश्चन है, एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इसका रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। ठीक है। मतलब आपको ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल से एकदम से पढ़ के जाने हैं, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन मैंने देखा है हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हुए हैं, तो इस बार भी आएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप सभी को पता है कि हमारे फर्स्ट केमिस्ट्री में पहले पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर होता था, जिसमें से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न काफी पूछे जाते थे। लेकिन उस चैप्टर को जब से हटाया गया है तब से ये अल्कोहल फिनॉल ईथर एमीन ये सारे चैप्टर ट्रेंडिंग में आ गए हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों के लिए। ठीक है। तो ये भी हमारा अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। ध्यान से समझिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, जो भी मैं रिएक्शन बताता हूं उसको आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि अगर आज नहीं समझे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। देखिए, एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण भी लिखिए। अब आप लोग कहेंगे सर एथेनॉल होता क्या है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसी को हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं और एथेनॉल भी बोलते हैं। मतलब एथिल अल्कोहल जो होगा इसका साधारण नाम होगा और एथेनॉल जो है इसका IUPAC नेम है। तो देखिए किस प्रकार से हम एथेनॉल को बना सकते हैं। तो 3 विधियों द्वारा हम बनाते हैं। देखिए एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, एथिल अल्कोहल बनाने के लिए निम्नलिखित विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। देखिए 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। एथिलीन से भी हम बना सकते हैं एथिल अल्कोहल, एसिटिलीन से भी बना सकते हैं और किण्वन के द्वारा भी बना सकते हैं। अब आप लोग कहेंगे सर कैसे। देखिए एथिलीन वाला जो प्रोसेस है ये 2-3 स्टेप्स में होगा, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। फिर हम बनाएंगे एसिटिलीन से, उसके बाद में किण्वन से। इन 3 विधियों द्वारा हम एथेनॉल को औद्योगिक विधि द्वारा बना सकते हैं। यही एथेनॉल बनाने की औद्योगिक विधि है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एथिलीन से एथेनॉल को बनाते हैं। ठीक है। तो देखिए यहां पे सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा एथिलीन से। आप एथिलीन से एथेनॉल को कैसे बनाएंगे, एथिलीन क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं अभी बताऊंगा। तो देखिए एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देते हैं। यानी कि पहले आप एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया कराएंगे तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर उसके बाद में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की क्रिया एथिलीन से कराएंगे तो एथिल सल्फेट बनेगा और उसका जल अपघटन कराएंगे तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होगा। ये 3 स्टेप में रिएक्शन होता है। अब हम लोग समझेंगे कि रिएक्शन भाई कैसे होता है। देखिए एथिलीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, या इसी को लिख सकते हैं C2H4। देखिए कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन 4 है तो H4। ठीक है। इसको आपको किसके साथ रिएक्शन कराना है, ऊपर देखिए सांद्र H2SO4 के साथ। तो हम लोग इसका रिएक्शन सांद्र H2SO4
H2SO4 के साथ कराएंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो आपको ध्यान से समझना होगा। केमिस्ट्री में रिएक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम सभी को पता है। इसको कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर कराएंगे, तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड हम ले लेंगे, ठीक है। उच्च ताप हो गया 80 डिग्री सेंटीग्रेड, और उच्च दाब पर हम इसको रिएक्शन इसका कराएंगे। तो बनेगा क्या, देखो ध्यान से समझना। यहां से CH2 यानी कि एक H यहां से ले लेंगे तो हमारा बन गया CH3, ठीक है। इस CH2 को ऐसे ही हम कर देंगे CH2। बचा क्या, देखिए CH, यहां से एक H हमने ले लिया तो CH3 हो गया, CH2 हो गया, यहां पे क्या बचा HSO4, तो ये हमारा बचा HSO4। ये सबसे पहले हमारा बनेगा जब हम एथिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 की से 80 डिग्री सेल्सियस और उच्च दाब पर कराएंगे, तो ये बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। देखिए इसका नाम है एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। 2 कार्बन है, एथिल, H बीच में लगा है, हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो इसका नाम लिख देता हूं मैं एथिल। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना होगा, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। और इसको समझने से आपका दो बेनिफिट है। एक तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है जब एथिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से कराते हैं, कैसे प्राप्त करोगे एथिलीन से एथिल अल्कोहल, तो कई प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, एक ही क्वेश्चन के कई प्रकार से आंसर आते हैं। अब देखिए आपको क्या कराना है, फिर से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को लेना है, ठीक है। फिर से हम ले लेंगे, दूसरा स्टेप है ये। एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मूला CH3 CH2S HSO4। इसकी अपक्रिया हमें फिर से करा देनी है एथिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये एथिलीन से हमने फिर से इसका रिएक्शन करा दिया, ठीक है। अब फिर से हमने रिएक्शन कराया भैया, तो क्या बनेगा, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या बनेगा हमारा यहाँ पे, अब बनेगा एथिल सल्फेट, ठीक है। क्या बनेगा, एथिल सल्फेट बनेगा। ये आपका हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है CH3 CH2। देखो स्टूडेंट, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया, इसका हम लोग होल ट्वाइस लेंगे, ठीक है, होल ट्वाइस SO4। अब आप लोग देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। देखिए कार्बन कितना है, 1 2 3 4, इधर देखिए 1 2, और इन दोनों का इस नीचे 2 लगा है, यानी कि 2 का 2 से गुणा होगा 4। हाइड्रोजन कितना है, 3 2 5 1 6 2 8 2 10, इधर कितना है 3 2 5, और इनका गुणा 2 से होगा 10, ठीक है। SO4 आपका SO4 बाहर निकल गया। अब ये जब हमने कराया एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया एथिलीन से, तो हमारा बना एथिल सल्फेट। देखिए इसको समझना होगा, 3 स्टेप में होगा। अब इसके बाद जो स्टेप है उसमें आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा स्टेप। पहले हमें एथिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से करानी है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और उच्च दाब पर, तो हमारा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना। अब हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया एथिलीन से करा दी फिर से, तो हमारा एथिल सल्फेट बना। अब तीसरा स्टेप आप समझिए, तीसरा स्टेप हमारा है CH3 CH2 का होल ट्वाइस, ठीक है, SO4। ये हमारा भैया है एथिल सल्फेट, यही वाला, ठीक है। इसकी अपक्रिया, इसका हमें जल अपघटन करा देना है। देखिए ऊपर लिखा है, फिर हम क्या करेंगे, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देगा, मतलब हम लोग एथिल सल्फेट का जल अपघटन करा देंगे, H2O के साथ अपक्रिया कराएंगे, ठीक है। गर्म करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसको हीट देंगे, यानी कि गर्म करेंगे, तो हमारा बन जाएगा भैया, देखो यहां पे बन जाएगा हमारा CH3 CH2OH, ठीक है। ये हमारा बन गया CH3 CH2OH, यानी कि हमने यहां पे CH3 ले लिया, CH2 ले लिया, OH ले लिया। लेकिन अभी भी हमारे पास CH3 CH2 है, क्योंकि एक तो हमने ले लिया इसका CH3 CH2, एक और CH3 CH2 है, तो आगे 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बैलेंस होगा। देखिए यहाँ पे CH3 कितना है, 2 है, इधर भी 2 है, इधर CH2 कितना है, 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और बनेगा, वो भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे H2 है और SO4 है, ये दोनों मिलकर H2SO4 बना लेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो यही हमारा बनेगा एथिल अल्कोहल या एथेनॉल, यही है भैया एथिल अल्कोहल, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप एथिलीन से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। 2-3 स्टेप में होगा ये। देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, कार्बन कितना है, 2, इधर कितना है, 2 का 2 से गुणा 4, इधर भी 2 का 2 से गुणा होगा 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है, 3 और 2 5, 5 का 2 से गुणा होगा 10, 2 12, इधर कितना है, 3 का 2 से गुणा होगा 6, और 4 10 11 12, ठीक है। तो ये आपका हो गया। और यहाँ पे देखिए H2O है, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इसके आगे भी हमें 2 लगा देना है। अब रिएक्शन आपका
बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका रिएक्शन बैलेंस है, आप मॉलिक्यूल्स को गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होगा पूरा रिएक्शन। देखिए हाइड्रोजन कितना है 3, कार्बन तो उतना ही, हाइड्रोजन 3 2 5, इसका गुणा 10 10 और 4 14। ठीक है, इधर कितना है 6 4 10 11 2 13 1 14। ठीक है, तो इधर ये आपका रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है। ठीक, तो इस प्रकार से हम एथिलीन से एथिल अल्कोहल बनाएंगे। यही प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग था, बाकी दोनों इजी है। ठीक है, वो एक एक स्टेप में हो जाएगा, दो स्टेप में। तो एथिलीन से एथिल अल्कोहल अगर बनाना है तो एथिलीन पर सांद्र H2SO4 की क्रिया से एथिल हाइड्रोजन सल्फेट तथा एथिल सल्फेट बनता है, जो जल अपघटन करने पर एथिल अल्कोहल देता है। पहले आपको एथिलीन की अपक्रिया सांद्र H2SO4 से करानी है तो एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा। फिर एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अपक्रिया एथिलीन से करानी है तो एथिल सल्फेट बनेगा। फिर एथिल सल्फेट की अपक्रिया एथिल सल्फेट का जल अपघटन कराना है तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। बस हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मतलब दूसरी जो रिएक्शन है, ठीक है, किसके द्वारा मैंने बताया था, दूसरा मैंने बताया था एसीटिलीन से। तो चलिए उसको देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है दूसरा एसीटिलीन से, मतलब 3 विधियों द्वारा मैंने बताया था। तो एसीटिलीन से कैसे प्राप्त करोगे, तो एसीटिलीन पर HgSO4 क्या है, ये मर्क्यूरिक सल्फेट है। तो HgSO4 और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपक्रिया कराने पर एसीटल्डिहाइड बनता है, जिसके अपचयन से एथिल अल्कोहल बनता है। मतलब आपको पहले क्या करना है, जो आपका एसीटिलीन है, ठीक है, इसका जल से अपक्रिया करा देना है। ठीक है, फिर हमारा बनेगा एसीटल्डिहाइड। फिर एसीटल्डिहाइड का थोड़ा सा हमें प्रोसेस करना है, फिर हमारा एथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो देखिए एसीटिलीन का फॉर्मूला होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। आप लोग कहेंगे सर ये कैसा फॉर्मूला है, तो आप इसको C2H2 भी बोल सकते हैं। इसकी अपक्रिया पहले जल से करानी है भैया, सीधा सीधा लिखा है। तो हमने जल से अपक्रिया करा दी, किसकी उपस्थिति में करानी है वो भी ऊपर दिया गया है, देखो HgSO4 और H2SO4। ठीक है, तो यहां पे लिख देंगे HgSO4, ठीक है, और H2SO4। ठीक, इसकी उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर अपक्रिया हम कराएंगे। तो हमारा बनेगा क्या, देखिए यहां पे बनेगा एसीटल्डिहाइड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3CHO। ये हमारा बन गया। देखो CH, ये H मिलकर H2 और CH3 हो गया। देखिए CH और इस H2 को ले लीजिए, CH3 हो गया, बचा क्या CHO बचा, CHO हमने कर दिया। देखिए रिएक्शन बैलेंस है। तो सबसे पहले हमें एसीटिलीन का, देखिए इसका नाम है एसीटिलीन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें एसीटिलीन की अपक्रिया जल से करानी है, मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो हमारा एसीटल्डिहाइड बनेगा। इनका नाम है एसीटल्डिहाइड। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फिर हमें इसी एसीटल्डिहाइड को ले लेना। आप साइड में गिब्स आउट लगाकर भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहां पे करेंगे। देखिए CH3CHO, ठीक है, आपका था। इसकी फिर से हमें रिएक्शन कराना है। थोड़ा टेम्परेचर को बढ़ाएंगे 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, H2 हाइड्रोजन और Na की उपस्थिति में हम कराएंगे। ठीक है, तो हमारा ये क्या बनेगा, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पे H2 जो है हाइड्रोजन, इसी से रिएक्शन करके ये हमारा बन जाएगा CH3CH। देखिए यहां से H ले लेंगे, CH2 यहां से ले लेंगे तो CH2 हो गया और OH मिलकर OH बना लेंगे। यही हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बस बन गया ये हमारा एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एसीटिलीन से एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। पहले एसीटिलीन पर HgSO4 H2SO4 की उपस्थिति में 60 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपक्रिया कराने पर एसीटल्डिहाइड बनेगा। फिर उसके बाद में हम एसीटल्डिहाइड की अपक्रिया, ठीक है, उसका अपचयन कराएंगे। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल बन जाएगा। बस हो गया। ठीक, तीसरी विधि देखिए, किण्वन के द्वारा भी हम एथिल अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। देखिए शर्करा अथवा स्टार्च युक्त विलयनों के किण्वन से एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, किण्वन क्या होता है, जिसे हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। उदाहरण देखिए, गन्ने के शक्कर विलयन से भी हम बना सकते हैं। जौ, गेहूं, मक्का इत्यादि में उपस्थित स्टार्च के किण्वन से भी हम एथिल अल्कोहल बना सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, कुछ ज्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, मतलब एथिल अल्कोहल बनाने की औद्योगिक विधि। भाई ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो थोड़ा लॉन्ग आपको लिखना होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए स्टूडेंट, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को समझाइए, मतलब आपको समझाना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इसकी विलेयता घटती है, यानी कि जैसे जैसे एल्कोहलों का अणुभार बढ़ेगा जल में इसकी विलेयता घटेगी, ऐसा क्यों? दूसरा देखिए, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है, व्हाट इज पावर एल्कोहल एंड व्हाट इज द यूजेज ऑफ पावर एल्कोहल, ये बताना है। तीसरा है, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, ठीक है, व्हाई इज फिनॉल एसिडिक, बस ये आपको बताना है। 2 नंबर मान लीजिए इसका दे दिया गया, 2 इसका, 1 इसका, 5 नंबर का आपके एग्जाम में ये आता है। और उठाकर देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर कई बार ये पूछा जा चुका है, ठीक है। तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है एक भी क्वेश्चन को, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक को। सबसे पहले हम देखेंगे, एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं। देखिए एल्कोहल में आप लोग देखेंगे, जैसे CH3OH ये मेथिल एल्कोहल है, CH3 CH2OH ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है। ऐसे ऐसे हमारा होता है, जैसे C3H7OH ये प्रोपिल एल्कोहल है, ठीक है। ऐसे हमारा होगा C4H9OH ये हमारा ब्यूटिल एल्कोहल है। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा जल में उसकी विलेयता घटेगी। जब देखिए, प्रथम जो 3 सदस्य हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, इन्हें ये जल में विलेय होते हैं। और जैसे जैसे इसका अणुभार बढ़ता जाता है भाई, इधर कार्बन का अणुभार बढ़ेगा, इसका अणुभार बढ़ेगा, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा इनकी विलेयता कम होगी, यानी कि अणुभार जो है वो विलेयता के समानुपाती होती है, ठीक है। अणुभार अगर बढ़ेगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि अणुभार अगर बढ़ेगा तो विलेयता घटेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें, क्योंकि एल्किल समूह, देखिए एल्किल का मतलब ये CH3 जो है ये एल्किल है। हम एल्कोहल को ROH भी लिख सकते हैं, OH तो एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है, R है एल्किल। तो क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं, मतलब ये जल में विलय नहीं होते, ठीक है, तथा जल में अविलेय है। अविलेय का मतलब विलय नहीं है। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है, मतलब जो छोटे छोटे एल्कोहल होते हैं, जैसे हमारा CH3 हो गया, इसमें देखिए थोड़ा छोटा है, सिर्फ CH3 है, CH3 CH2 में सिर्फ 2 ही है, इसमें 3 हो गए, ठीक है। ऐसे से जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा भाई, उसकी विलेयता घटती जाएगी। तो देखिए, निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। मतलब भाई, जब एल्किल समूह छोटा रहेगा तो जो OH है वो ज्यादा प्रभावी होगा और जल में विलेय होगा। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ता रहता है, उच्च अणुभार के एल्कोहल में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल स्नेही प्रकृति पर प्रभावी हो जाती है, इसलिए विलेयता घटती है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे अभी तक एल्किल में सिर्फ CH3 था, तो यहाँ पे एल्किल समूह छोटा था तो OH इस पे हावी हो गया और ये जल में विलेय हो गया। यहाँ पे सिर्फ 2 ही एल्किल समूह है तो OH इस पे हावी हो गया, जल में ये भी विलेय है। यहाँ पे सिर्फ 3 ही होंगे, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, तो ये आपका जल में विलेय होगा। लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एल्किल समूह, वैसे वैसे विलेयता घटती जाएगी। मतलब जितना ज्यादा एल्किल समूह होगा उतनी कम विलेयता होगी। अगर कहा जाए कि जो निम्न एल्कोहल हैं, जो स्टार्टिंग के 2-3 एल्कोहल हैं, उनकी विलेयता ज्यादा होती है जल में, बाकी सबकी कम होती है। समझ में आ गया? क्योंकि एल्किल समूह जल विरोधी होते हैं तथा जल में आप विलेय हैं। निम्न एल्कोहलों में एल्किल समूह छोटा होता है तथा एल्कोहल का OH समूह अणु को जल में विलेय बनाने में प्रभावी रहता है। जैसे जैसे एल्किल समूह का आकार बढ़ेगा, उच्च अणुभार के एल्कोहलों में एल्किल समूह की जल विरोधी प्रकृति OH समूह की जल विरोधी प्रकृति पर प्रभावी हो जाएगी, इसलिए विलेयता घटती है। मतलब जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ता जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ऐसे ऐसे उसकी विलेयता घटती जाएगी। और अगर एल्किल समूह छोटा है तो विलेयता भी ज्यादा होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी में दूसरा हमारा क्या है, पावर एल्कोहल क्या है, उसका उपयोग क्या है। तो देखिए ये सिंपल सा है, देखो पावर एल्कोहल क्या है, इसका उपयोग क्या है। तो देखो, परिशोधित स्पिरिट बेंजीन की उपस्थिति में पेट्रोल में मिश्रित हो जाती है। पेट्रोल प्लस औद्योगिक एल्कोहल और बेंजीन का मिश्रण मोटर ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ये मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। यानी कि आप पेट्रोल ले लीजिए, औद्योगिक एल्कोहल ले लीजिए और बेंजीन ले लीजिए, तीनों को मिश्रित कर दीजिए तो हम मोटर ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। यही मिश्रण पावर एल्कोहल कहलाता है। बस इतना सा लिखना है 2 नंबर के लिए। तीसरा देखिए भैया, फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं। देखिए फिनॉल कौन होते हैं, इसका फॉर्मूला होता है C6H5OH, या अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखा जाए तो एक बेंजीन रिंग ऐसे बना दीजिए
ठीक है, ये देखिए ऐसे एक बेंजीन रिंग बनाया हमने, ऊपर OH लगा दिया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि फिनॉल अम्लीय क्यों होते हैं, इसको समझाना है। तो देखो, फिनॉल को जल में घोलने पर यह H+ आयन तथा फिनॉक्साइड आयन देता है जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। मतलब आप फिनॉल को जल में घोल दीजिए तो वो H+ आयन और फिनॉक्साइड आयन देंगे। कैसे देंगे वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, देखिए ये आपका हो गया फिनॉल, ध्यान से देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका फिनॉल हो गया। ठीक है, इसको किस में घोल देना है, जल में घोल देना है भाई, तो इसको हम जल में घोल देंगे H2O में। ठीक है, तो क्या होगा जब इसको जल में घोलेंगे तो ये फिनॉक्साइड आयन देगा, देखो ऐसे रहेगा, ये ऊपर हो गया O- और ये आपका फिनॉक्साइड आयन है, इसी को बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, मतलब फिनॉल है, ऊपर O- है, तो ये फिनॉक्साइड आयन होगा। ठीक है, और प्लस H3O+, तो ये आपका हो गया। मतलब जब हम फिनॉल को जल में घोलते हैं तो फिनॉक्साइड आयन बनता है, तो वही कहा जा रहा है कि फिनॉल को जल में घोलने पर ये H+ आयन और फिनॉक्साइड आयन देता है भाई, जो अनुनाद के कारण, देखिए H+ आयन H3O+ आयन है, हाइड्रोनियम आयन यानी कि H+ आयन, ठीक है, देता है जो अनुनाद के कारण अस्थायी होता है, इसलिए फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, बस इतना सा रीजन आपको देना है। ये हमारा था सेकेंड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारे एमीन चैप्टर का है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखेंगे तो 2015, 19, 20, 21, 22, ठीक है, सब में ये आ चुका है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कि जो हमारा सेकेंड केमिस्ट्री है इसमें अल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल और एमीन, ये 3 ऐसे चैप्टर हैं जिनसे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी पहले पी ब्लॉक के तत्व जो चैप्टर था उसको हटाने के बाद अब ये चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। ठीक है, देखिए एथिलेमीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण भी लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको बताना है कि एथिलेमीन कैसे बनाएंगे हम प्रयोगशाला विधि में, उसके बाद में एथिलेमीन की इन सभी के साथ अभिक्रियाएं आपको बतानी है। एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म या एल्कोहलीय KOH के साथ अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, और एथिलेमीन का नाइट्रस अम्ल के साथ अपक्रिया होगा तो क्या बनेगा। देखिए एथिलेमीन का फॉर्मूला C2H5NH2 होता है, ये हमारा एथिलेमीन है। इसको पहले कैसे बनाएंगे उसको हम जान लेते हैं, फिर उसका इन दोनों के साथ रिएक्शन हम जानेंगे। देखिए प्रयोगशाला विधि सबसे पहले जान लेते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य की क्रिया कराने से एथिलेमीन बनती है। मतलब आपको प्रोपियोनामाइड लेना है, ब्रोमीन लेना है और कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटास का मतलब जैसे KOH हमारा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको लेना है। तीनों की क्रिया कराएंगे तो एथिलेमीन बनेगा, लेकिन आपको इसके लिए प्रोपियोनामाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और एक चीज और याद रखिएगा, यह क्रिया हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी कहलाती है, यानी कि जो एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि है इसी को ही हम हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या है तो आप इसी को लिख देंगे, क्योंकि दोनों एक ही है, मतलब जो रिएक्शन होगा वही हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया होगा। तो देखिए सबसे पहले हमें 3 चीजें लेनी है, हमारा 3 रिएक्टेंट है, प्रोपियोनामाइड, ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोपियोनामाइड को लेते हैं। देखिए नाम से स्पष्ट है प्रोपेन, यानी कि इसमें कार्बन जो होंगे वो 3 होंगे। तो देखिए C2H5CONH2 ये हमारा है प्रोपियोनामाइड। ठीक है, इसकी अपक्रिया किससे करानी है, ऊपर देखिए इसकी अपक्रिया ब्रोमीन तथा कास्टिक पोटाश से कराना। ब्रोमीन का तो फॉर्मूला सबको पता होगा, Br2 होता है। कास्टिक पोटाश यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्मूला होता है। हमने तीनों को ले लिया भैया, ठीक है, इन तीनों को ले लिया और तीनों का रिएक्शन हमने करा दिया। तो बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहां से C2H5 और NH2 को हम ले लेते हैं। देखिए C2H5NH2, ठीक है, देखिए C2H5 यहां से आ गया, NH2 इसके पीछे लगा, ये यहां से आ गया, ये दोनों हो गए। ठीक है, प्लस देखिए ध्यान से समझिएगा, यहां पे CO है हमारा और यहां पे भी O है। ठीक है, तो हमें एक काम करना है, यहां पे पोटेशियम ये बनेगा आपका K2CO3 बनेगा, यहां पे K2CO3 और प्लस आपका बनेगा
KBr बनेगा, मैं नीचे लिख देता हूं KBr और प्लस H2O, ये आपका प्रोडक्ट होगा। लेकिन आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे जो K है वो कितना है, 2 है, ठीक है। इधर K कितना है, 1 ही है। ध्यान से समझिएगा, मतलब आपको रिएक्शन को बैलेंस भी करना है। इधर 2 K है, इधर एक ही K है, ठीक है। और भी कुछ चीजें आपको देखनी होंगी, जैसे ऑक्सीजन इधर कितना है, देखिए इधर 3 1 4 है, इधर सिर्फ 1 ही है, ठीक है। तो इसके आगे हम 4 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस होगा। देखो यहाँ पे आपका एथिलेमिन बन गया, K2CO3 बन गया। अब देखिए यहाँ पे आप कहेंगे सर पोटेशियम 4 हो गया, यहाँ पे 2 1 3 ही है, तो इसके आगे भी 2 लगा देंगे। अब ये रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस हो चुका है, ठीक है। एक और चीज, अभी देखिए कितने कार्बन है, कितने क्या है, ठीक है। इस प्रकार से आपका रिएक्शन होगा। देखिए कार्बन कितना है, 2, अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है पूरी तरह। देखिए कार्बन कितना है, 2 1 3, इधर कितना है 2 और 1 3 इधर भी है। हाइड्रोजन कितना है, 5 2 7 और 4 11, इधर कितना है 5 2 7 और 2 9 ही है भैया। तो इसको भी 11 कर देते हैं, इस पे 2 लगा देते हैं, तो 9 2 11 हो जाएगा, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है, सिर्फ 1 और 4 1 5 है, इधर कितना है 3 और 2 5। अब रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस है। तो इस तरह से हम प्रोपेनामाइड की अभिक्रिया ब्रोमीन से और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराकर एथिलेमीन बना सकते हैं। इसका नाम है एथिलेमीन, ठीक है। इसका नाम है प्रोपियोनामाइड, ठीक है, प्रोपियोनेमाइड, ठीक। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में हम एथिलेमीन को बनाते हैं। मतलब पहले प्रोपियोनामाइड लेंगे, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से और कास्टिक से कराएंगे, ठीक है। कास्टिक पोटास यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो हमारा एथिलेमीन बनेगा। K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा और KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बनेगा और जल निकलेगा, बस यही है। तो इसी को ही हम हाफ मान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया भी कहते हैं और इसी को ही हम कहते हैं एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो देखिए हमारा एथिलेमीन तो बन गया भैया, लेकिन अभी एक चीज और है, एथिलेमीन की आपको क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया करानी है, ठीक है, और नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करानी है। ये इसके रासायनिक गुण है, मतलब ये एथिलेमीन का रासायनिक गुण आप बोल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले से कराते हैं, एथिलेमीन की क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH से अभिक्रिया। तो देखिए आप लिख सकते हैं एथिलेमीन के रासायनिक गुण भैया, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एथिलेमीन, ठीक है। फर्स्ट देखिए एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ क्रिया करके एथिल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है। यानी कि जब हम एथिलेमीन की अभिक्रिया एल्कोहलीय KOH पोटास के साथ कराते हैं तो ये हमारा बनता है भैया एथिल आइसोसाइनाइड, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये हमारा एथिलेमीन है C2H5NH2, इसकी अभिक्रिया करानी है आपको क्लोरोफॉर्म से, मतलब एल्कोहलीय KOH कास्टिक पोटास। देखिए इसकी अभिक्रिया पहले तो आपको क्लोरोफॉर्म से करानी है, CHCl3, वो यहाँ पे दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। फिर उसके बाद में किससे कराना है, कास्टिक पोटास यानी कि KOH से करानी है, ठीक है। अब देखिए बनेगा क्या, ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा, क्या बनेगा, एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। तो यहां से एथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला C2H5, यहां से हम ले लेंगे C2H5, N और C ले लेंगे, ठीक है। तो NC हो जाएगा, ठीक, ये आपका बन गया। उसके बाद में KCl आपका बनेगा, क्यों, यहाँ पे K है, यहाँ पे Cl है, तो KCl बन गया, ठीक है। और आपका H2O भी बनेगा, उसको मैं नीचे लिख देता हूं H2O, ठीक। ऐसे आप या साइड में लिख सकते हैं, इसको कट करके यहाँ पे लिख सकते हैं H2O, ठीक है। ये आपका बन गया प्लस H2O। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना कि रिएक्शन आपका बैलेंस है कि नहीं। जैसे हमने बताया कि एथिलेमीन की जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अब क्रिया कराएंगे क्लोरोफॉर्म के साथ तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, देखिए कार्बन कितना, इधर 2 है 1 3 है, इधर कितना है 2 1 3 है, ये तो बैलेंस है। हाइड्रोजन कितना है 5 2 7 1 8 और 1 9, इधर कितना है 5 और 2 7, तो भैया इनको भी हम 9 कर देते हैं, इसके आगे 2 लगा देंगे। देखिए 9 हो गया कि नहीं हो गया, मतलब देखिए 5 और 5 ये आपका हो गया और 4 ये हो गया, ठीक है। 2 का 2 से गुणा होगा, 4 9 हो गया, ठीक। उसके बाद में आप लोग कहेंगे सर क्लोरीन, तो क्लोरीन इधर कितना है 3 है, इधर कितना है सिर्फ 1 ही है, तो इनके आगे भी 3 लगा देंगे भैया, ये भी 3 हो जाएंगे। अब कहेंगे सर पोटेशियम इधर 1 ही है, इधर 3 है, तो इनके आगे भी हम 3 ऐसे लगा देंगे। मतलब रिएक्शन आपको कुल मिलाकर बैलेंस करना है,
ठीक है। अब देखिए सारी चीजें आपकी बैलेंस हो चुकी हैं। आप देखेंगे कार्बन 2 1 3 है, इधर भी 2 1 3 है, हाइड्रोजन 5 2 7 1 8 और 3 11 है, इधर भी 5 और 5 4 9, ठीक है 9 ये हो गया आपका। देखिए कितना है इधर 5 2 7 और 1 8 और 3 11, ठीक है। इधर कितना है तो देखिए यहां पे कितना है 5 और 4 9 ही है। तो भैया ये जो 2 है इसको 3 कर देंगे, ठीक है 3 कर दिया हमने। तो 5 और 2 का 3 से गुणा कर 6 यानी कि 6 5 11 ये भी हो गया, यहाँ पे 3 कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीजन कितना है, इधर 3 ही है, इधर भी भैया 3 ऑक्सीजन हो गया। क्लोरीन इधर 3 है, इधर भी 3 हो गया। रिएक्शन बिल्कुल बैलेंस है। पोटेशियम 3 है, इधर भी 3 हो गया। ये है आपका एल्कोहलीय कास्टिक पोटास के साथ अपक्रिया। जब एथिलेमीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय कास्टिक पोटास से कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा और भैया पोटेशियम क्लोराइड और जल भी बनेगा। तो इसका नाम है एथिल, ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। आइसो साइनाइड, ठीक है ये आपका बन गया और इसका नाम है एथिलेमीन। इसको भी लिख देते हैं एथिल एमीन, ठीक है। और बाकी मैं बता दे रहा हूं, आप लिख दीजिएगा। इसका नाम है क्लोरोफॉर्म या इसी को ट्राइक्लोरोमेथेन भी बोलते हैं, दोनों इसका नाम है। चाहे आप क्लोरोफॉर्म बोलिए चाहे ट्राइक्लोरोमेथेन। अब ट्राइक्लोरोमेथेन कैसे हुआ, क्लोरीन 3 है, 3 से ट्राई, 1 कार्बन है, मेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन हो गया, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब आप मेथिलेमीन की अपक्रिया एल्कोहलीय कास्टिक पोटास और क्लोरोफॉर्म से कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट देखिए एक और टॉपिक आपका था कि इसकी अपक्रिया जब हम नाइट्रस अम्ल से कराएंगे तो क्या बनेगा। देखो एलिफैटिक प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल NaNO2 और प्लस HCl के साथ क्रिया कराने पर नाइट्रोजन निकलती है और एल्कोहल बनता है, मतलब एल्कोहल बनेगा। देखिए हम एथिलेमीन को लेते हैं C2H5NH2, ये एथिलेमीन हो गया। इसकी अपक्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे HNO2, ये नाइट्रस अम्ल हो गया, ठीक है। किसकी उपस्थिति में कराएंगे वो भी वहां पे दिया गया, देखो NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और प्लस HCl की उपस्थिति में हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो क्या है C2H5 ये आपका हो गया भैया C2H5। तो हम एथिल को ऐसे ले लेंगे, यहां से O को लेंगे और यहां से H को लेंगे तो OH हमारा हो गया भैया, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन कितना है 2, तो N2 नाइट्रोजन बन जाएगा और प्लस देखिए क्या बचा, देखो C2H5 को हमने ले लिया, यहां से O ले लिया और H ले लिया, चलो काम खत्म। N और N हमने ले लिया, N2 हो गया, बचा क्या O बचा और H2 बचा, तो दोनों मिलाकर H2O बना देंगे जल, ठीक है यही हो गया। तो जब हम एथिलेमीन की नाइट्रस अम्ल से अपक्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन बनता है और जल, ठीक है। तो इनका नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक है एल्कोहल। इनका नाम है नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, ठीक है नाइट्रस अम्ल। और इनका नाम है एथिलेमीन, एथिल एमीन, ठीक है। तो ये आपका रिएक्शन हो गया। तो आपको बताना था कि एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या है और एथिलेमीन की अपक्रिया जब इन सबसे कराते हैं तो क्या बनता है, तो मैंने आपको सारी चीजें इसमें बता दिया, ठीक है। ये हमारा था थर्ड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक। तो स्टूडेंट आज का जो क्लास है वो यहीं पर फिनिश होगा। आज के इस क्लास में हमने क्लास 12 केमिस्ट्री के जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है उसको मैंने बताया। देखिए ऐसा मत सोचे कि एक ही वीडियो में हम सारे के सारे विस्तृत उत्तरीय कवर कर देंगे, आगे जो बचे हैं उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तैयारी पूरी होगी, 70 में से 70 हम लेकर आएंगे और 7 मार्च को आग लगाएंगे, यानी कि टॉपर बनकर आएंगे। टेंशन मत लीजिए, सारी चीजें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। मैंने पूरे केमिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड करा दिए, पूरे केमिस्ट्री के आत्म लघु उत्तरीय करा दिए, पूरे केमिस्ट्री के लघु उत्तरीय भी मैंने करा दिए। विस्तृत उत्तरीय को अब मैं आंसर के साथ करा रहा हूं ताकि कुछ भी ना छूटे और आपका सपना भी न टूटे। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।